हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा स्टडी में। आज हम क्लास 10th के ब्रीथ के बारे में पढ़ेंगे। जो ब्रीथ से संबंधित जितने भी बातें होंगे, मुख्य बातें, वो सब पढ़ेंगे। जो आपको 12.1 में काम आएगा। क्लास 10th में 12.1 के जो पार्ट है ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल यानी क्षेत्रमिति में जितना भी ये सब क्वेश्चन होंगे वो इससे खत्म हो जाएंगे, यानी कि पूरा इसमें बताया जाएगा ब्रीथ के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले होता है क्या कि ब्रीथ के बारे में जानेंगे हम लोग। आप देख रहे होंगे किसके बारे में जानेंगे? ब्रीथ के बारे में। ब्रीथ होता क्या है, सबसे पहले जानेंगे ब्रीथ होता क्या है। तो ब्रीथ, एक ब्रीथ उन बिंदुओं का समूह है, यानी जो ब्रीथ होता है उन बिंदुओं का समूह होता है जो नियत बिंदु से नियत दूरी, यानी दूरी मीन्स त्रिज्या पर रहते हैं। यानी कि मान लो कि एक ब्रीथ है, ये नियत बिंदु से नियत दूरी यानी इसका रेडियस जो होगा आर, वो एक निश्चित पॉइंट पर होगा जिसे ब्रीथ कहा जाएगा। जितना भी होगा लेकिन निश्चित होगा, उसे ब्रीथ कहेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ब्रीथ, तो पता चल गया कि ब्रीथ किसे कहते हैं। या आप ऐसे भी ब्रीथ के परिभाषा बता सकते हैं कि किसी एक बिंदु से समान दूरी पर खींचा गया कोई भी रेखा पे चली गई गोलाकार आकृति जो भी बनता है, ऐसे गोलाकार आकृति जो भी बनेगा वो एक ब्रीथ कहलाएगा। ऐसे भी आप बोल सकते हैं, अन्यथा ये परिभाषा आप लिखा गया है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रीथ के कुछ गुण देखेंगे। ब्रीथ के कुछ गुण देखेंगे, तब फॉर्मूला के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो ब्रीथ के गुण क्या 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 हो सकते हैं, चलिए सबसे पहले हम लोग ब्रीथ के गुण देखेंगे। तो ब्रीथ के गुण क्या क्या हो सकता है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ब्रीथ का जो गुण होगा, आप ये एक यहाँ भी ब्रीथ देख रहे हैं, ये इसका केंद्र है, सेंटर है, केंद्र। और इससे जो रेखा जाकर वृत्त के सतह पर टच करेगा, इसे हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। और जब पूरा ये ऐसे टच करने लगेगा, इसे हम लोग यहाँ से यहाँ तक को व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? व्यास बोलते हैं, यानी डायमीटर डी से सूचित करते हैं, त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। ऐसे ये हो जाएगा। तो सबसे पहले गुण जो हम देखेंगे, तो आप याद रखेंगे, जितना गुण बताएंगे उस पे आपको क्वेश्चन भी करवाया जाएगा, अन्यथा उस पे उदाहरण भी आपको बताया जाएगा। तो ब्रीथ के पहला गुण है कि ब्रीथ के जो अंदर होगा वो व्यास, जीवा और त्रिज्या, और त्रिज्या, ये जो होगा आपका अनंत होगा दोस्तों। क्या होगा? अनंत। ये इसका गुण है। आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में काम करेगा व्यास। वृत्त के अंदर व्यास, जीवा, त्रिज्या और ये सब क्या होते हैं? अनंत होते हैं, या इन्फिनेटिव है। कैसे? तो मान लीजिए कि ये वृत्त है, कोई कोई वृत्त है। ये मान लीजिए वृत्त है, इसके अंदर आप त्रिज्या, त्रिज्या जो होगा वो आधा होगा। इसको आप अनंत खींच सकते हैं, कितना भी खींच सकते हैं, समान दूरी होना चाहिए। इसका अनंत पॉइंट आप खींच सकते हैं, तो ये त्रिज्या अनंत हो जाएगा। अब व्यास की बात किया जाए तो मान लीजिए वृत्त है, तो इस परिधि से इस परिधि को हम लोग मिलाएंगे। कोई भी वृत्त के एक परिधि को दूसरे ओर परिधि से मिलाएंगे तो इसमें अनंत जीवा की संख्या हो जाएगी। ऐसे कितना भी खींच सकते हैं, ये अनंत हो जाएगा। और उसके बाद त्रिज्या हो गया, जीवा हो गया। और जीवा के जो जीवा केंद्र से होकर गुजरता है दोस्तों, उसे व्यास कहते हैं। आपको ये बताया जाएगा। तो ये ऐसे होता है। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद अगला गुण देखते हैं हम लोग, इसको क्लियर कर दिया जाए। चलिए, अगला गुण जो है हम लोगों का, वो देख लेते हैं। अगला गुण, गुण जो है 2 नंबर, 2 नंबर गुण। दूसरा गुण देखेंगे, जो इसका व्यास होता है दोस्त, व्यास, व्यास वृत्त को 2 भाग में बांटता है। व्यास वृत्त को 2 समान
बांटता है। ऐसे जो व्यास होता है दोस्तों, वृत्त को दो समान भागों में बांटता है। कैसे? तो आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि ये जो व्यास है, अगर इसको हम आधा आधा कर दें तो ये समान भागों में बराबर हो जाएगा। आधा ऊपर एक व्यास बना लेगा और आधा एक नीचे, यानी कि वृत्त को दो भागों में ये बांट देगा। अगर व्यास को हम बीच से काट दे इससे, तो आधा वृत्त ऊपर आधा वृत्त नीचे बना लेगा, यानी अर्धवृत्त में बना देगा व्यास। तो चलिए दोस्तों 3 नंबर गुण देखते हैं हम। 3 नंबर मेरे पास गुण है कि जो वृत्त होता है, जब हम तीन तीन असनरेख तीन असनरेख बिंदु से एक वृत्त बन जाता है, एक वृत्त बनता है। ये भी एक मुख्य पॉइंट होगा आपका, बनता है। कोई पूछे कि तीन असंरेख बिंदु से क्या एक वृत्त बनाना संभव है, तो आप बोल सकते हैं यस ये संभव है, आप बना सकते हैं। इसमें कैसे? तो आप इधर देखिए, मान लीजिए कि ये कोई ए पॉइंट है, ये कोई मान लीजिए कि बी पॉइंट है, और मान लीजिए कि कोई ये सी पॉइंट है। असंरेख के मतलब होता है अलग अलग। अगर इस पॉइंट को आप ऐसे ऐसे मिलाएंगे, ये ऐसे करके, तो एक वृत्त का निर्माण करेगा। ऐसे तीनों पॉइंट मिलके एक वृत्त को बना देगा। तो ये असंरेख बिंदु से हम वृत्त को बना सकते हैं दोस्तों, एक वृत्त का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा है, चौथा है दोस्तों कि तीन तीन संरेख बिंदु से एक भी वृत्त नहीं बनता है, एक भी वृत्त नहीं बनता है, नहीं बनता है। तो ये कैसे संभव है? तो यहां पर देखिए, यहां पर आपको बताया जा रहा है जैसे तीन संरेख बिंदु। तो मान लीजिए कोई ए बिंदु है, कोई बी बिंदु है और कोई सी बिंदु है। संरेख मतलब कि सामने सामने होना चाहिए तीनों पॉइंट को। तो जब वृत्त को आप ड्रॉ करेंगे ऐसे दोस्तों, तो एक पॉइंट अलग हट जाएगा। तो इससे पता चलता है कि अगर तीन संरेख बिंदु होगा तो वृत्त के निर्माण नहीं करेगा, लेकिन असंरेख बिंदु एक वृत्त का निर्माण कर देता है। तो चलिए दोस्तों अगला गुण धर्म हम लोग देखते हैं। अगला गुण धर्म जो है, चलिए अगला गुण धर्म, पेज चेंज किया जा रहा है, आप देख लीजिए पेज चेंज हो गया। देखिए 5 नंबर गुण धर्म जो है हम लोगों के पास, 5 नंबर है दोस्तों कि वृत्त वृत्त के सबसे बड़ी जीवा जीवा जो केंद्र से जाती है, केंद्र से जाती है उसे, केंद्र से जाती है उसे व्यास कहते हैं, व्यास कहते हैं। ये एक मुख्य बहुत बढ़िया पॉइंट है। बिहार बोर्ड लेवल का ये बीएम क्वेश्चन होगा कि वृत्त के सबसे बड़ी जीवा जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो व्यास कहते हैं। आप याद रखेंगे। छठा पॉइंट होगा कि वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, या रेडियन में पूछे तो 2 पाई रेडियन में ये बनता है, 2 पाई रेडियन में बनता है कोण। 360 को आप रेडियन में चेंज करेंगे तो 2 पाई रेडियन के बराबर होगा, क्योंकि पाई रेडियन में 180 2 से गुना करेंगे तो 360 हो जाएगा। तो ऐसे बनता है। अगला कुछ पॉइंट है दोस्तों कि वृत्त पर, 7वां पॉइंट है कि वृत्त पर स्पर्श जो रेखा होता है, स्पर्श रेखा वो 2 होता है। वृत्त पर जो स्पर्श रेखा वो 2 होगा। कैसे? तो मान लीजिए एक वृत्त है, तो इस पे जब पॉइंट डालेंगे तो एक स्पर्श रेखा नीचे से, एक स्पर्श और नीचे से, या कहीं से भी काटेंगे तो स्पर्श रेखा की संख्या वृत्त पर 2 ही होता है। तो आप याद रखेंगे कि स्पर्श रेखा वृत्त पर 2 होता है। ये पॉइंट मुख्य पॉइंट होगा परीक्षा के दृष्टि से। अगला है आपका 8 नंबर पॉइंट जो है, वृत्त के
जो एक बिंदु होगा, एक बिंदु उससे अनंत रेखा जाती है, अनंत अनंत रेखा खींच सकते हैं। ये भी एक वृत्त का बहुत बढ़िया पॉइंट होगा आपके लिए कि किसी भी वृत्त के एक बिंदु से अनंत रेखा खींचा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में। अब जानेंगे सबसे पहले, तो चलिए दोस्तों हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में। ये हमारा वृत्त हो गया, इसका ये केंद्र है, आप लोग जानते हैं सेंटर, और ये आपका क्या है दोस्तों, त्रिज्या है। ये आपका क्या है, त्रिज्या, जिसको आप आर भी बोल सकते हैं। अगर ये पूरा पॉइंट मिला दिया जाए तो ये आपका बन जाएगा व्यास, जो अभी हम बताए हैं गुण में व्यास, जिसको आप सूचित कर सकते हैं डी से। तो चलिए दोस्तों, इसमें देखते हैं कौन कौन सूत्र बनेगा। एक नंबर सूत्र बनेगा वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आप जानते होंगे कि वृत्त के क्षेत्रफल मीन्स हुआ कि पाई आर के स्क्वायर, जहां जो पाई का मान होगा आपका, पाई बराबर हो जाएगा 22/7, या पॉइंट में कहेगा तो 3.14 याद रखेंगे, ये हो जाएगा। ये क्षेत्रफल के मतलब हुआ कि वृत्त के अंदर वाला भाग का हम लोग निकालते हैं, इसको क्षेत्रफल बोलते हैं, अंदर वाले भाग। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। दूसरा जो सूत्र बनेगा आपका वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि। तो वृत्त का जो परिधि होगा दोस्तों, वो होगा 2πr। वृत्त के परिधि 2πr। तो आप जानते होंगे कि पाई के मान 22/7, आर एक त्रिज्या है, जो इसमें भी आर आपका जो होगा, आर वो त्रिज्या होगा, याद रखेंगे आर एक त्रिज्या है। पाई के मान 22/7, ये भी वही सेम चीज है। उसके बाद इसमें होगा दोस्तों तीसरा सूत्र कि व्यास किसके बराबर होगा, व्यास। तो व्यास जो होगा डी, वो 2 गुने त्रिज्या के बराबर होता है। 2 गुने त्रिज्या मीन्स आर। इसके बाद एक और सूत्र होता है कि त्रिज्या, यानी त्रिज्या आर किसके बराबर होता है। तो ये जो होता है दोस्तों, ये व्यास यानी डी के आधा होता है त्रिज्या। अगर आप इसमें त्रिज्या को 10 करेंगे तो इसका व्यास ऑटोमेटिक 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आर के मान 10 सीएम होगा तो डी के मान आपका हो जाएगा 20 सीएम, क्योंकि जब त्रिज्या 10 होगा तब व्यास इसका डबल होता है तो 20 सीएम। अगर डी का मान 50 सीएम है तो डी के आधा होता है आर, तो आर के मान हो जाएगा आपका 25 सीएम। ये बात समझ लेंगे, सवाल में यूज होगा इसका। तो चलिए दोस्तों, वृत्त के सूत्र तो समझ गए। अब जानेंगे कि हम लोग त्रिज्यीय खंड क्या होता है इसमें, त्रिज्यीय खंड। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग जानेंगे त्रिज्यीय खंड के बारे में। अब जानेंगे त्रिज्यीय खंड क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, इसको चालू करते हैं त्रिज्यीय खंड को। ये आपका है त्रिज्यीय खंड, इसका इंग्लिश होता है सेक्टर। सेक्टर मीन्स त्रिज्यीय खंड। अब सुनिए, सबसे पहले इसमें जानेंगे क्या हम लोग, त्रिज्यीय खंड में दो गो चीज पढ़ना पड़ेगा, लघु त्रिज्यीय खंड और दीर्घ त्रिज्यीय खंड। अगर त्रिज्यीय खंड को हम लोग बांटेंगे तो दो भाग में बांटेंगे, लघु त्रिज्यीय खंड और दीर्घ त्रिज्यीय खंड। तो ये आप वृत्त देख रहे होंगे, ये इसका पॉइंट है यानी केंद्र है। इस केंद्र से अगर डबल त्रिज्या इसके परिधि पर मिला दिया जाए किसी भी भाग में, तो एक त्रिज्यीय खंड का निर्माण कर देता है वृत्त। तो सबसे पहले त्रिज्यीय खंड का निर्माण जो हुआ, इसमें जानेंगे कि ये जो यहाँ पर एक कोण ड्रॉ होता है, थीटा कोण। तो इस जो ये वाला भाग है आपका, ये जिसमें कोण बना है, ये आपका लघु त्रिज्यखंड है। ये है आपका लघु त्रिज्यखंड।
लघु त्रिज्यीय खंड है। ये लघु त्रिज्यीय खंड, जो ये भाग आप देख रहे हैं, इसको भी कलर किया जाए, ये वाला भाग, ये वाला भाग जो देख रहे हैं आप, बचा हुआ ये है दीर्घ त्रिज्य खंड। दीर्घ त्रिज्य खंड ये जो है आपका दीर्घ त्रिज्यीय खंड है। ये है दीर्घ त्रिज्य खंड, और ये जो भाग है आप देख रहे हैं, ये लघु त्रिज्य खंड है। इसी के टोटल सूत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों। एक नंबर जानेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। यहां पर हो जाएगा त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा आपका, वो होता है कि पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है, आप जानते होंगे, पाई आर स्क्वायर। अगर इसी में हम पाई आर स्क्वायर, अगर इसमें इस थीटा से गुणा करके इस पे जो केंद्र के वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है, यानी 360 डिग्री से गुणा कर दें, तो ये बन जाएगा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल। यानी इसको साफ साफ हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। आपको कहीं कहीं ऐसे भी मिल जाएगा देखने को इस सूत्र को, कि पहले थीटा बटा 360 डिग्री, फिर आ जाएगा आपका पाई आर के स्क्वायर। ऐसे पहले इसको लिख दिया जाता है ऐसे, तो आप याद रखेंगे। तो ये आज के बाद अगर पूछा जाए कि त्रिज्यीय खंड के सूत्र बताइए, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री या थीटा बटा 360 डिग्री, तब पाई आर के स्क्वायर। ये है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। इस बात को ऐसे भी पूछ सकता है कि लघु त्रिज्यखंड के सूत्र क्या होगा। लघु त्रिज्यखंड, तब बात एक ही है, त्रिज्यीय खंड या लघु त्रिज्यखंड एक ही बात है। दूसरा फॉर्मूला यहां से बनेगा आपका 2 नंबर। दो नंबर फॉर्मूला बनेगा दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु तो जान गए, दीर्घ त्रिज्यखंड अब जानेंगे। यहां से दीर्घ त्रिज्यीय खंड, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम इस वृत्त के लघु मीन्स की इतना दूर के हम लोग क्षेत्रफल निकाले थे, अभी अभी बाहर वाला के निकालना है। अगर इस वृत्त के टोटल क्षेत्रफल में से अगर हम ऐसे माइनस कर दे थीटा में से 3 गुना में 360 डिग्री थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा करके फिर 360 इसी के कोण से भाग दे दे, तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये आपको किताब में ऐसे नहीं मिलेगा, लेकिन किताब में ऐसे मिलेगा। कैसे, तो वृत्त के क्षेत्रफल, इसको आपको ऐसे मिलेगा, वृत्त के क्षेत्रफल, तो आप जानते होंगे कि वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तब माइनस लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल यानी ऊपर वाला क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ऐसे मिलेगा बुक में। अब इसमें से आप पाई आर स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस थीटा बटा 360 डिग्री, ऐसे बन जाएगा ये सूत्र। ये तो आप देख लेंगे एक बार अच्छा से, ऐसे होता है। ये हो गया लघु त्रिज्यीय खंड और ये हो गया दीर्घ त्रिज्यीय खंड। अब हम लोग जानेंगे इसमें दोस्तों कि इसका परिधि क्या होता है, यानी कि लंबाई क्या होता है। तो इसका जो परिधि होगा वो अब देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखेंगे परिधि, देखेंगे तो परिधि क्या है, लघु त्रिज्यीय खंड, त्रिज्यीय खंड का परिधि। परिधि को यहाँ पर आप लंबाई भी बोल सकते हैं। पूछ देगा कि लघु वृत्त के लंबाई बताइए, तो इसका जो फॉर्मूला होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर थीटा, 2 पाई आर
थीटा बटा 360 डिग्री, ये हो जाएगा आपका लघु का। लेकिन यहां से पूछे दीर्घ का, अगर दीर्घ का पूछे परिधि, दीर्घ त्रिज्य खंड का परिधि, परिधि पूछे, दीर्घ त्रिज्य खंड का परिधि पूछे या लंबाई भी इसको बोल सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं ऐसे कि 2 पाई आर इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360 डिग्री, इसको ऐसे याद कर लेंगे आप लोग। तो ये हो गया लघु। तो लघु हम लोग पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे वृत्तखंड। अब पढ़ेंगे हम लोग वृत्तखंड, तो उसमें भी दो भाग है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। आज हम लोग वृत्तखंड के बारे में पढ़ेंगे। अब तो पहले हम लोग वृत्त देख लिए है, त्रिज्य खंड देख लिया है, अब वृत्तखंड के बारे में आज जानेंगे। वृत्तखंड क्या होता है ऐसे। अब हम लोग जानेंगे वृत्तखंड के बारे में। वृत्तखंड, वृत्तखंड क्या होता है? सेगमेंट, सेगमेंट, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इसको चालू करते हैं। इसमें कितना फॉर्मूले हैं उस सब देखेंगे हम बारी बारी से। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कि वृत्तखंड क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले ये जो आप फिगर देख रहे हैं, एक वृत्त का फिगर है। इसके केंद्र से डबल त्रिज्या कहीं भी खींच दीजिए और इसके अंदर एक थीटा का निर्माण होगा जहां केंद्र होगा, और इस चाप के लंबाई से आप इसके दोनों पॉइंट को अगर मिला देते हैं तो यहाँ पर एक बनेगा छोटा सा ये आकृति। तो ये हो जाएगा जो बाहर वाला है, देखिए ये हम फिगर को कलर कर रहे हैं, ये वाला जो भाग है ये वाला, ये दीर्घ वृत्तखंड है। और जो ये हम नीचे ये वाला कलर किए हैं, ये देख रहे हैं जो, ये लघु वृत्तखंड है आपका। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसके बारे में बढ़िया से देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो होगा आपका ऊपर वाला भाग, ये है दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड है। ये जो बाहर वाला बड़ा भाग देख रहे हैं आप, ये दीर्घ वृत्तखंड है। जो ये नीचे से हम कलर किए हैं ये वाला भाग, ये जो भाग आप देख रहे हैं ये वाला, ये लघु वृत्तखंड है। लघु वृत्तखंड, आपको ये लघु वृत्तखंड के जगह पर कभी कभी वृत्तखंड भी बोलेगा। इतना दूर का क्षेत्रफल बताइए, तो आप ये समझ गए। अगर कोई पूछता है कि वृत्तखंड किसे कहते हैं, तो बोलेंगे किसी वृत्त के केंद्र से डबल त्रिज्या उसके परिधि पर जब हम काटते हैं और उसको मिलाने के बाद एक यानी कि एक त्रिभुज का निर्माण कर देते हैं, उसे हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे एक नंबर फॉर्मूला कि वृत्तखंड, वृत्तखंड या इसको एक और चीज बोल सकते हैं, अभी बताएं आपको, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल। तो आप जानते होंगे कि वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड बात सेम ही है। तो चलिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है। क्या होता है कि इस त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो ये लघु वाला भाग बच जाएगा। यानी कि ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड है, इसमें से इस समकोण त्रिभुज के, ये त्रिभुज यानी कि त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज नहीं है दोस्तों, ये त्रिभुज है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल आप पढ़े होंगे 1/2 बी गुने एच। इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो जो भाग बचेगा वो लघु वृत्तखंड बच जाएगा। कैसे? तो देखिए, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ये तो हो गया आपका त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई यानी कि बी गुने एच। तो इस फॉर्मूला पर आप बना सकते हैं लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल। या आपके किताब में इसको ऐसे भी दिया होगा दोस्तों, कैसे? तो पाई आर स्क्वायर थीटा
पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा इंटू आर के स्क्वायर, ये भी दिया होगा आपके बुक्स में। तो आप दोनों देख सकते हैं, दोनों सेम ही सूत्र है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए दोस्तों, ये तो हम जान गए लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में। लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल जान गए या वृत्तखंड के क्षेत्रफल। अब इसमें का दीर्घ कैसे निकलता है, अब वो हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको अच्छा से देखते हैं। तो चलिए, पेज को हम चेंज कर रहे हैं, पेज को। तो चलिए, तो सबसे पहले करेंगे क्या हम लोग कि अब जानेंगे इसमें कि जो दीर्घ होता है, दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब इसमें जानेंगे कि ये कैसे निकलेगा, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं कि दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो आप फिगर में आइए, एक बार फिगर को देखते हैं हम लोग। फिगर बैक हो गए हम लोग, ये फिगर को देखते हैं। इसमें दीर्घ वृत्त खंड क्या है आपका, ये बड़ा वाला भाग है, ये बड़ा वाला भाग है दीर्घ वृत्त खंड। तो हम करेंगे क्या कि इस वृत्त के क्षेत्रफल में से, इस वृत्त के क्षेत्रफल यानी टोटल वृत्त के क्षेत्रफल में से इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल और ये त्रिभुज के क्षेत्रफल, सॉरी ये समकोण त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज है ये। सबसे पहले अब लोग देखिए दोस्तों, इस फिगर पर ध्यान दीजिए। इस फिगर में हम लोग को दीर्घ वृत्त खंड के क्षेत्रफल निकालना है। तो इस वृत्त, ये टोटल जो भाग है ये वृत्त है, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से और ये त्रिभुज के क्षेत्रफल और समकोण ये जो बन रहा है लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल जोड़ के घटा देंगे, तो ये जो भाग बचेगा यही ना है आपका दीर्घ वृत्तखंड, तो ये निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको हम फॉर्मूला के माध्यम से समझते हैं कैसे होगा। तो चलिए दोस्तों, इसको देखते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल। तो देखिए, दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल क्या होगा, अगर हम इस वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल घटा दें तो दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर हम लिख देते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल होता है पाई आर के स्क्वायर, माइनस है तो माइनस कोस्ट। और लघु के अभी आपको पीछे हम बताए थे सूत्र की क्या होता है लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल, तो होता है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 बी गुने एच। या इस बात को हम ऐसे भी बताए थे अभी आपको कि पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस पोस्ट में पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री और माइनस ये जो 1/2 बी गुने एच लिखे वहां पर 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। तो ये दोनों आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हुआ। तो इसको आप अच्छा से देख लेंगे दोस्तों। तो चलिए, अब हम लोग अर्धवृत्त के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए, अर्धवृत्त क्या होता है उसके बारे में अब समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग अर्धवृत्त देखते हैं होता कैसे है। जैसे कि ये जो वृत्त वाला भाग होता है आपका, ये वृत्त वाला भाग होता है, ये जो वृत्त है ये आप देख रहे हैं कि एक वृत्त हम बना दिए, ये एक वृत्त है, देखिए ध्यान से, ये एक वृत्त है। इस वृत्त के अगर हम आधा भाग काट के बाहर निकाल दें इतना दूर, इस वृत्त के आधा भाग काट के बाहर निकाल दें, आधा, जैसे ऐसे ऐसे आधा निकाल दे बाहर, तो ये आधा जो भाग निकला है ये बन गया आपका अर्धवृत्त। वृत्त का आधा यानी अर्धवृत्त, अर्धवृत्त बन गया। ये अर्धवृत्त का फिगर हो गया आपका। तो जो अर्धवृत्त होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जैसे कि इसमें भी सेम वही चीज है, इसका आधा जो होगा त्रिज्या होगा, ये पूरा जो होगा ये व्यास होगा, डायमीटर होगा, ये आधा रेडियस होगा। लेकिन इसमें फॉर्मूला कुछ बदल जाते हैं। इसमें फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों कि कोई पूछे आपसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताइए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर के स्क्वायर, इसमें 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर दें
तो ये हो जाएगा अर्धवृत्त के क्षेत्रफल। याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, हम तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल समझ गए, अब समझेंगे अर्धवृत्त के परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा? परिमाप को आप दोस्तों परिमाप, परिधि, परिमिति कुछ भी बोल सकते हैं। परिधि, परिमिति ये सब सेम ही चीज है। तो ये अलग होता है, उसका तो परिधि आप जानते होंगे कि उसका परिधि, वृत्त के परिधि होता है 2πr, लेकिन वैसे ये नहीं होता है। वृत्त का परिधि 2πr होता है, लेकिन अर्धवृत्त के परिधि होता है πr + 2r। इसमें जब r कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2 बच जाएगा, ये इसका परिधि होता है। तो कुछ ज्यादा नहीं है, अर्धवृत्त में यही था जो आपके सामने है। लेकिन इसके केंद्र पर जो कोण बनेगा दोस्तों, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन इसके केंद्र पर उसका आधा बन जाएगा 180 डिग्री की। ये बात याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम इतना जान गए, अब चतुर्थांश के बारे में जान लेते हैं। वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल आप जानते होंगे कि ये मेरे पास जो है एक वृत्त है, ये आपका वृत्त है, ये जो है हमारे पास वृत्त है दोस्तों। और इसमें देखेंगे कि चतुर्थांश क्या होता है। फिर इस वृत्त के चतुर्थांश के मतलब क्या हुआ? तो अगर आपसे कोई पूछे कि वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल हमको बता दो, तो वृत्त के चतुर्थांश यानी वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है और इसको 4 भाग में बांट देते हैं, ये चतुर्थांश कहलाता है, वृत्त के चतुर्थांश। तो अगर यहां से कोई आपसे पूछता है कि वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बता दीजिए, तो कुछ नहीं करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल जो होता है πr², इसमें 1/4 से हम लोग गुना कर देंगे, तो ये बन जाएगा वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल। बस सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। आप देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन एक आता है वृत्त के चतुर्थांश से, तो आप एक बार देख लेना इसको। तो चलिए दोस्तों, अब हम लास्ट एक पॉइंट वृत्त से संबंधित रह चुका है जिसका नाम है वलय। अब उस वलय के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, लास्ट पॉइंट है जो आप इस पार्ट को पढ़ रहे हैं, ये 12.1 और 12.2 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है। तो इसको अच्छा से आप फॉर्मूला पूरा देखेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, पेज को चेंज किया जाता है, अब देखेंगे हम लोग वलय के बारे में। तो चलिए हम वलय के फोटो ले लेते हैं। सबसे पहले वलय का फिगर आपका हो गया, ये वलय हम लोग के पास आ गया, वलय जिसको एनुलस बोलते हैं, वलय एनुलस। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया एनुलस यानी कि वलय, वलय एनुलस। तो चलिए सबसे पहले हम कोशिश करते हैं इसमें होता क्या है। एनुलस, ये छोटा आर है, ये बड़ा आर है, ये त्रिज्या पूरा बड़ा होता है। इसमें सबसे पहले जान जाएंगे कि इसमें 2 वृत्त होते हैं, 2 वृत्त। इसमें 2 वृत्त होता है, एक छोटा वृत्त, एक बड़ा वृत्त। ये दोनों साथ में जब संपर्क में आते हैं, ये अपने दोनों परिधियों के साथ मिल जाते हैं आपस में, वो एनुलस यानी वलय कहलाने लगता है। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि वलय के क्षेत्रफल क्या होता है। लास्ट पॉइंट है, इसमें कुछ है नहीं, वलय के क्षेत्रफल केवल जानना है हमको। तो जानेंगे कि वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल। तो इसको हम एक और नाम से दोस्तों जान सकते हैं, सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त, इसका एक और नाम है सकेंद्रीय वृत्त। आप याद रखेंगे, वलय बोले या सकेंद्रीय वृत्त सेम ही बात है। तो कुछ नहीं करेंगे, इस बड़े वाले वृत्त में से इस छोटा वाला वृत्त के क्षेत्रफल घटा लेते हैं, वो एक वलय या सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है। तो कैसे होगा, तो देख लीजिए, बड़ा आर को बड़ा, ये बड़ा जो आर हम लिखे हैं वो बड़ा वृत्त के लिए है, तो बड़ा वृत्त के लिए हो जाएगा तो बड़ा पाई इंटू बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल यानी r² माइनस, जब छोटा वृत्त होगा तब पाई इंटू छोटा r²। तो इसमें से जब हम पाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा पाई बड़का r² माइनस छोटा r²। ये वलय का क्षेत्रफल हो गया। यानी आप एक लाइन में बोल सकते हैं, ये वाला पाई इंटू बड़ा r² माइनस छोटा r², ये हो जाता है वलय के क्षेत्रफल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। तो आप देख लेंगे इसको, और जितना आपको वृत्त से संबंधित हम बात बताएं, इसका गुण धर्म जितना भी, ये सब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
और अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा भेजें कि ज़्यादा व्यक्ति इसको देख पाए। बहुत ही बढ़िया वीडियो है दोस्तों। और चैनल को सबसे पहले बेल आइकन दबा दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सबसे पहले आपको वीडियो मिले। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। इसके बाद आपके पास वीडियो मिलेगा 12.1 और 12.2 का, इसी सूत्र से। तो चलिए दोस्तों, जब के लिए जय हिंद।